हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज हम आर ओ 2021 के पेपर का पार्ट 2 करने वाले हैं। बेसिकली ऑलरेडी 70 क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो 71 नंबर क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि पिछले 5 सालों का जो जैसे 2023 का जो पेपर एक हुआ था कैंसिल हुआ था, 2021 2016 का पेपर एक बार हुआ था कैंसिल होकर 2020 में हुआ था, और साथ में 2017 इतने का टारगेट अभी हमारा है कि पहले हम इसका प्रीलिम्स कर लेते हैं और फिर अगर हो पाएगा तो हम मेंस की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं उसको भी करेंगे। और अभी पीसीएस वालों के लिए बेसिकली पीसीएस का पेपर नहीं करवा पाऊँगा मैं, और बेसिकली मैं ये सब चीज़ें करवाने वाला नहीं था। मुझे लगा कि मेंस के लिए कुछ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है चैनल डिवोटेड है टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। चैनल का नाम ही यूपीएससी के लिए ही था, लेकिन मुझे लगा कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर वो आगे कहाँ जाके मेंस वाले तो अपना कुछ क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करके आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं ऐसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर वो यूपीएससी के स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स की तैयारी की, वो आगे जा करके जिन्होंने आरओ का फॉर्म भरा या पीसीएस का या बाद में बीपीएससी का फॉर्म आया हुआ वो डालेंगे, वो क्या करेंगे। तो मुझे लगा कि चैनल को थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए थोड़े दिनों के लिए। मेंस के लिए कुछ चीज़ें मैं चलाने की कोशिश कर रहा था, अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल मैं आरओ पे ही रुका हुआ हूँ। यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि ये पेपर्स हो जाएं, और मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, मुझे लाइक सब्सक्राइब वो सब अलग की बातें होती है, पर मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है। एक मैंने आपको बताया काफ़ी टाइम लगता है एक पेपर कम्प्लीटली रेडी करने में। मैं एक क्वेश्चन देख रहा था 2017 में, उसमें आपको मैंने पढ़ाया था 2021 या 22-23 के पेपर में पढ़ाया था कि वर्मन डायनेस्टी पढ़ाया था मैंने आपको। उसमें यशोवर्मन इसका फाउंडर था, किंग था जो फाउंडर था। अब उसमें आया था एक क्वेश्चन कि चंदेला डायनेस्टी से रिलेटेड था। उसमें था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना था। 4 किंग्स दिए हुए थे उनको। अब उसमें क्या था कि यशोवर्मन एक नाम आया, मुझे लगा कि ये तो वही होगा, क्योंकि इतना डीप जा करके चंदेला डायनेस्टी को बेसिकली ये जो सीरीज इनके बारे में नॉलेज मिलती है ना लोगों को, ये इंस्क्रिप्शन से मिलती है। कोई लड़ाई लड़ी थी या कोई बाहर का आया था, कुछ जैना बुद्धा जो टेक्स्ट हो गए इन सब से, या फिर हमारे जो हिंदू कल्चर के बहुत सारे पुराण वेद वगैरह उसमें जो मिलते हैं वहीं से हमें इनके बारे में पता चलता है। तो चंदेला डायनेस्टी को इतना डीप जाके कौन पढ़ता है, तब मुझे पता चला। मुझे लगा पहले यशोवर्मन कुछ ढंगा करके नाम दिया हुआ था। इन लोगों को तो मैंने अलग अलग क्रोनोलॉजी में सेट किया, मुझे लगा कि आंसर तो आ नहीं रहा। फिर जा करके मैंने जब रिसर्च की इस पर तो पता चला कि यशोवर्मन भी उस डायनेस्टी में था। जैसे आप पढ़ते नहीं हो बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 2, मोहम्मद शाह कहीं गुजरात का है, कहीं इसमें बेसिकली मुग़ल एम्परर है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी कंफ्यूजिंग होती हैं, तो बहुत इसमें रिसर्च करनी पड़ती है। ऐसी चीज़ें नहीं होती, मेरे खुद के नॉलेज के बियॉन्ड जा करके मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ती है इसमें। तो आप रिस्पॉन्स करें, ऐसा ना हो कि कोई मतलब ना रह जाए ऐसी सीरीज़ का। फिर इससे अच्छा यही होता कि मैं मेंस वालों के लिए प्रिपरेशन करवाता कुछ। अब ये क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको आप खुद कर सकते हैं कैसे कैसे किया जाएगा उसमें, तो ये आप खुद करिए, अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चलिए। 72 नंबर, इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वाई इन द सेम वे एज वाटर इज रिलेटेड टू पाइप। इलेक्ट्रिसिटी वाटर में ऐसे ही बहती है जैसे पाइप में पानी बहता है। अब इसमें और कुछ जाना है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। प्राइमरी एनर्जी क्या होती है, लाइक टाइडल एनर्जी एग्जाम्पल में दिया है। कॉमर्शियल एनर्जी ऑयल एंड गैस, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी एनिमल डंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोलर। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था इसके पार्ट 1 में ही कि आप देख लो रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, और कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है। तो अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, कह रहा है नॉट करेक्टली मैच। प्राइमरी एनर्जी क्या होती है, प्राइमरी सोर्स जो डायरेक्टली भगवान ने दे रखा है, नेचर ने हमें दे रखा है, ठीक, जिसको हम एज अ फ्यूल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एज अ फ्यूल आप क्या यूज कर सकते हो बताओ, सोच के देखो। लकड़ी है फ्यूल वुड, आप उसको यूज कर सकते हो ना, या फिर डंग हो गया आप यूज कर सकते हो ना, कुछ बना हुआ है ऐसा डंग से। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चरल वेस्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्राइमरी एनर्जी होती है, ना कि टाइडल एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी विदाउट ट्रांसफॉर्म किए हुए आप उसको यूज कर सकते हो, एज अ पावर के रूप में उसको यूज किया जा सकता है। तो विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। कॉमर्शियल एनर्जी जो पेड होती है, अब कॉमर्शियल एनर्जी किसी ने
उसी एनर्जी पे रिसर्च किया, लाइक कोल, उसको फिर बेसिकली उसको ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, या फिर ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट करके, कोल को एक्सट्रैक्ट करके माइन करके आपको दिया जा रहा है, तो पेड होगा ना वो, तो कॉमर्शियल तो पेड होगी। नॉन कॉमर्शियल जो पेड नहीं है, आप देख लो एनिमल डंग, एनिमल वेस्ट, बायोमास, ये सब कहाँ पेड हैं, फ्री के हैं ना। फ्यूल वुड, कुछ सेंस में ये भी आप रख सकते हो, अगर आपका है, आपने पेड़ वगैरह लगाए हुआ, तो आप खुद यूज कर सकते हो, नॉन कॉमर्शियल है। फिर नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल को ही रिन्यूएबल कहते हैं, कन्वेंशनल जो पहले से चला आ रहा है, नॉन कन्वेंशनल। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले वाले पेपर में बताया था कि जो भी मैं लिखूंगा उसको रफ नहीं करूंगा, क्योंकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड करानी थी। चलिए मैं लिख देता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, लाइक फ्यूल वुड हो गया आपका, फ्यूल वुड, देन एग्रीकल्चरल वेस्ट। कॉमर्शियल में जो पेड होती हैं आप खुद समझ जाओगे, नॉन कॉमर्शियल में ये सही है आपका। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ऑफ सोर्स क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक सोलर हो गया, विंड। अब ये सब कन्वेंशनली अवेलेबल थे, लेकिन हम इनको एनर्जी के फॉर्म में कैसे कहाँ यूज कर पाते थे। टाइडल हो गया, बायोमास, देन हाइड्रो, हाइड्रो तो बेसिकली हमने यूज भी किया है, जियोथर्मल, ठीक, जियोथर्मल। अब जियोथर्मल से आप क्या समझते हो, जियोथर्मल खुद रिसर्च करके एक पढ़ के देखो आप, एक एक काम तो आपको मिलता रहेगा, एटलीस्ट 3-4 होमवर्क शुड बी देयर ना इन एवरी वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडियन रेलवे। अब ये उस टाइम का क्वेश्चन था, दोनों स्टेटमेंट सही थे, करंट सिनेरियो कुछ अलग है। लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल वॉज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर, ये सब तो मैंने आपको पहले बता दिया था। इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ बंगाल मैंने आपको पढ़ाया था ना, जिसको मुर्शिद कुली खान ने फाउंडिंग मेंबर थे, 1710 से 1717 तक सूबेदार थे वहाँ के। उससे पहले जो कौन थे, मोहम्मद शाह या कौन थे वहाँ के मुगल एम्परर थे, हाँ शायद, हाँ बहादुर शाह के बेटे से उनकी झड़प हो गई थी, तो बाद में उनको डेक्कन में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा रखा है, पार्ट 1 में डीप डिस्कशन है। तो आंसर इसका मुर्शिद को लिखा है, बाकी बार बार उसी चीज़ को डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट होता है नहीं। मुर्शिद को लिखा, थोड़े दिन के लिए सरफराज खां एक आध कुछ दिनों के लिए आते हैं, फिर आता है उसके बाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, देन सरफराज खान, फिर उसके बाद अली वर्दी खान आते हैं। तो ऐसा कुछ इनका ऑर्डर भी है, आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, नोट डाउन करके चीज़ों को रिवाइज किया करिए। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम मेनी एक्सकेवेटेड साइट इन दिस रीजन। यूपी की बात करा, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। दूसरा करा, द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन इज बार्ले एंड पैडी। अगर इसमें पैडी की जगह उसने वीट कर दिया होता, बार्ले के साथ में क्या होता है, वीट ही तो होता है, तो ये आंसर सही था, मतलब बेसिकली ये स्टेटमेंट सही होता, करेक्ट होता। लेकिन अब ये करेक्ट नहीं है। देखो 7000 BC में ऐसा कुछ मिले हैं चीज़ें कि 7000 BC में राइस को उगाया गया था, लेकिन उससे पहले जो ओल्डेस्ट कल्टीवेशन मिलता है वो वीट एंड बार्ले का मिलता है। कहाँ कहाँ पे, यूपी में। तो यूपी में कौन कौन सी साइड से मिलता है, ये मिलता है कोल्डिहवा एंड एक है आपका लहुरा देवा, बेसिकली आज के संत नगर में है। तो ये चीज़ें मैं आपको रफ कर देता हूँ, जितना लिखा हुआ उतना पढ़ लो आप। और 7000 BC वाला तो आपको आता ही होगा, अगर आपने घटना चक्र वगैरह कहीं से कर रखी हो तो होगी थोड़ी बहुत। तो पहला सही, दूसरा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर उत्तर प्रदेश। अब ये इज द लार्जेस्ट हब फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। 50% शुगर केन यूपी में, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका। ठीक, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसका, मैंने आपको बता दिया इसीलिए। उसके बाद लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, सही बात है, दूसरा सही है। तीसरा, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, वेस्ट बंगाल। आंसर देख लो आप क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा सोशल एस्पेक्ट कैटेगरी में उस टाइम के लिए कुछ पूछ रहा है, तो ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला क्वेश्चन है, कंट्री एंड देयर कैपिटल्स आर देयर। तो कंट्री उनके कैपिटल दिए गए इस क्वेश्चन में। एंटीगुआ एंड बारबुडा की कैपिटल सिटी क्या है, तो सेंट जॉन, डोमिनिका, सैन डोमिंगो, मुझे तो लग रहा है सही है। एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, बाहामास, नसाउ। तो ये जो डोमिनिका है ना, इसका होता है रूशो, SEOU, सॉरी एक बार फिर सिर्फ करके तब इसको लिखते हैं, ROSEOU, ठीक, रूशो। ये किसका है, डोमिनिकन रिपब्लिक का है।
सैन डोमिंगो डोमिनिकन रिपब्लिक का है, जैसे कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना। तो ऐसे ऐसे अब मैं इसलिए एक मैप डाल दिया था, मैंने कहा कुछ चीज़ें आप देख लो यहाँ से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मैप यहाँ पे मैंने ये वाला डाल रखा था, इसको मैंने खुद से बनाया था तो एक वेबसाइट के थ्रू। जैसे आप देखो ये कौन सा कैरेबियन सी है, ठीक। अब कैरेबियन सी के जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। लाइक अब यहाँ पे मैक्सिको वगैरह का थोड़ा बहुत मिल जाता है, जो सेंट्रल अमेरिका है होंडुरास, ये आपका आ रहा है एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, ये वाला पॉइंट एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ये अब देखो यहाँ पे कोलंबिया कुछ नीचे का, लाइक साउथ अमेरिका की कंट्रीज आ गई। अब यहाँ पे आपको मिलता है ये कुछ कंट्रीज ऐसी जो बेसिकली कौन सी कंट्रीज हैं, कैरिबियन सी में जो आइलैंड हैं, आइलैंड नेशंस हैं। लाइक जमाइका यहाँ पे है आपका, जमाइका है यहाँ पे, क्यूबा, हैती, देखो यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, ये हैती, ये डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक। अब डोमिनिकन रिपब्लिक की क्या कह रहा था मैं, हाँ सॉरी, कैपिटल क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहाँ पे लिखा हुआ था सैन डोमिंगो, ठीक। प्योर्टो रिको, और उसके बाद आपका आता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, एक ब्रिटिश के अंडर में आता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो मॉन्स्ट्रेट, और कौन कौन सा, ये सारे डोमिनिका, मार्टिनिक, एंटीगुआ बारबूडा, देखो एंटीगुआ बारबूडा, ये कंट्रीज़ है ना। तो ये आप जा कर के, मैंने इसीलिए एक मैप बना के आपको दे दिया कि क्लियर रहे। इस पेपर को खोलना, जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अपना एटलस खोलना, जो भी आपके पास हो, ओरियन, ब्लैक सॉन या जो भी आपके पास है, तो उसको खोलना। बारबाडोस, जेरेंडा, सेंट विंसेंट एंड अलग अलग ये सब हैं, सेंट लूसिया, एरूबा, तो ये सब कुछ आइलैंड नेशंस हैं। इनके बारे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इनके नाम भी प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये आप क्या करना है, ये मैप अपने पास रखना, बेसिकली ये जो मैंने पिक डाली हुई है इसमें, ये अपने पास रखना, और अपना मैप अपने सामने रखना जो एटलस है आपकी, और उसके बाद एक बार इनको नज़र डालेना। आप देख लो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आरओ में क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये दूसरा मैप मैंने उठा के गूगल से डाल दिया है, ये आपका क्यूबा है, क्यूबा की जो कैपिटल सिटी है वह हवाना है। किंगस्टन किसका है, जमाइका का। फिर उसके बाद आप देखो ये कौन सी थी, हैती, हैती का पोर्टो प्रिंस है। फिर इसका देखो डोमिनियन रिपब्लिक सैन डोमिंगो, डोमिनियन रिपब्लिक सैन डोमिंगो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी हो सके आपको प्रोवाइड कराऊं। प्योर्टो रिको, सैन जुआन दिया है ना। इसके बाद और नीचे चलते हैं, रूसो डोमिनिका का। फिर उसके बाद किसका है ये, सेंट लूसिया का, कैस्ट्रीज। किंगस्टन किसका है, सेंट विंस्टन द ग्रेनडैनिस कुछ है करके, ठीक, ये हो गया। ब्रिज टाउन किसका है, बारबाडोस, ब्रिज टाउन। उसके बाद और थोड़ा नीचे आते हैं, आप यहाँ पे देखिए ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का टोबैगो होता है। उसके बाद देखते हैं गेरांडा का, सेंट जॉर्ज। तो ये कुछ बेसिकली कैरेबियन आइलैंड नेशंस हैं, उनकी कुछ कैपिटल्स हो गई। मैंने आपको शायद इसी वीडियो में, या पहले नहीं, इस वीडियो में आपको आगे मिलेगा शायद, आपको मैंने वो भी प्रोवाइड कराया है कि कौन सा मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अब आप सोचोगे क्यों, क्या ज़रूरत क्या है इसकी, क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ी देर में, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉमिस, मिंडानाओ, ठीक। मिंडानाओ को फिलीपींस का है, इसी को कहा जाता है सुलावेसी, ये भी इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। क्यूबा आप जानते हो, जावा भी इंडोनेशिया का एक आइलैंड नेशन है। इससे बारे में इससे ज़्यादा बेसिकली इसके बारे में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974। यूपीएससी में इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है रिपीट करके, ठीक। तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, शायद क्वेश्चन के सामने, अच्छा कुछ किसी और क्वेश्चन के लिए मैंने मैप लगा रखा है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, समझ रहे हो आप, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट की बात कर रहा है इस पे, फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आर्टिकल 253 आपको याद है, आर्टिकल 253 किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्पैक्ट में, बेसिकली इफेक्ट में लाने के लिए अपनी कंट्री में स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो आर्टिकल 253, ठीक। 252 किस लिए है,
तो 252 इसलिए है जब 2 और मोर स्टेट्स ऑफ इंडिया वो जब बेसिकली पार्लियामेंट के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा है कि हम इस किसी एक मैटर पे, अपनी स्टेट लिस्ट के मैटर पे हम कौन सा लॉ बनाएं, आप हमारे लिए लॉ बना दो, एटलीस्ट 2 और मोर, ठीक, कम से कम 2 होने चाहिए। तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाती है। अब लॉ के कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो एब्रोगेट कौन कर सकता है या फिर डिलीट कौन कर सकता है उस लॉ को, रिपील कौन कर सकता है, अमेंड कौन कर सकता है, ये सारी चीज़ें केवल पार्लियामेंट कर सकती है। और किसी और स्टेट को अगर उसी को ज्वाइन करना है, उसी लॉ को अपने यहाँ चलाना है, उसी को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है सेम लॉ को, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए उस स्टेट को उसी लॉ के लिए एक रेजोल्यूशन अपनी असेंबली में पास करना होगा बाय 2/3 मेजॉरिटी, मे बी 2/3 ऑफ टोटल और प्रेजेंट, शायद ऐसा कुछ है, ठीक, 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास करके वो भी अपने यहाँ पे इम्पैक्ट बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकता है उस लॉ को, ठीक। 250 कब होता है, आर्टिकल 250, तो 250 आर्टिकल जब 352 जो इमरजेंसी होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बेसिकली आर्म रिबेलियन होता है, इंटरनल इमरजेंसी वर्ड हटा दिया गया है। तो जब बेसिकली इमरजेंसी के टाइम पे जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। 249 कब होता है, जब कुछ ऐसा, लाइक देखो अभी पूरे इंडिया में एक जुडिशियल सर्विस के लिए कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है, या कोई ऐसी बेसिकली नेशनल बॉडी नहीं है जैसे यूपीएससी है। अब इसके लिए क्या करना होगा, ऐसे किसी भी मतलब किसी इस टाइप का कोई भी लॉ बनाने के लिए, अगर लॉ बनाना है गवर्नमेंट को नेशनल लेवल पे, ऐसी कोई बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये प्रोसेस राज्यसभा से स्टार्ट होता है, ठीक। उस प्रोसेस को राज्यसभा से स्टार्ट किया जाता है बाय 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, केवल राज्यसभा से, ठीक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि अगर जो जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं, तो जुडिशियल बॉडी नेशनल लेवल पे कोई बनानी हो, लाइक यूपीएससी, तो ये राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन होगा, उसके बाद यहाँ पे यहीं से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, ये एक्ट बनना यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक, ये कानून बनना यहीं से स्टार्ट होगा, ना कि ये मतलब बेसिकली इनका ये मान सकते हो आप कि प्रिविलेज है, राज्यसभा का ये प्रिविलेज है। जैसे बजट पास करने में लोकसभा का प्रिविलेज होता है, तो राज्यसभा का ये काइंड ऑफ प्रिविलेज हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक बाई, ये तो बेकार का क्वेश्चन है, इसका आप कोई मतलब रहा नहीं। तमारिया ट्राइब्स के बारे में पूछ रहा है, फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो कुछ ट्राइब्स हम देख लेते हैं, बेसिकली इसका आंसर क्या है, झारखंड। तमरिया ट्राइब्स का आंसर क्या है, झारखंड। थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं कौन कौन से ट्राइब कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो होंगे उन्हें हम देखते रहते हैं, बाकी आप अपना थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है ये कहीं ना कहीं से। घटना चक्र की एक बुक थी, उससे मुझे मिल गया था ये। लाइक आपको उत्तराखंड में देखना है तो थारू, जौनसारी, बक्सा, बोटिया, और यहाँ पे बकरवाल लद्दाख में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम और देखते हैं तो थारू यूपी में मिलती है, ठीक, थारू यूपी में, अगारिया यूपी में है, बिहार में कौन सा है, बैगा है, झारखंड में कौन कौन सा, तमरिया, संथाल, मुंडा, ओरों हो। अब आपको जब पढ़ना है ना ट्राइब्स के बारे में, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनका पढ़ा करो, जिनको आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि ट्राइबल रिवॉल्ट्स कहाँ कहाँ हुए थे। लाइक आप जब इधर आते हो वेस्टर्न साइड में, कुछ जो महाराष्ट्र और इसका बॉर्डर टच करता है एमपी का, तो भील ट्राइब्स हो गए, तो इन सबको पढ़ा करो जो आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, ये नहीं कि सबको रट लो आप, ठीक। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, कोल, गोंड, अब गोंड आपने पढ़ा होगा झारखंड में भी, ठीक। कोरबा, कोरबा ट्राइब्स कहाँ पे होते हैं, तो छत्तीसगढ़ में। भूमिज, भुइया, खोड, भुटिया कहीं और पे मिलते हैं, भूमिज, भुइया, खोड ये कहाँ पे मिलते हैं आप देख सकते हो। कोया, तमन कोया, कोया रिवॉल्ट हुआ था ना तमन कोया के बेसिकली लीडरशिप में, तो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। गौड़, बंजारा, नीलगिरी, और थोड़ा साउथ में जाकर के 2-4 देख लो, टोडा, टोंडा देखो, टोंडा या टोडा, और मोपला कहाँ पे, कबर। तो कुछ ऐसे ऐसे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप खुद जाकर के चीज़ों को बाद में देख लेना। आंसर मैंने इसका बता दिया है कौन कहाँ पे मिलता है। पहले मुझे लगा कि चारों जो स्टेट्स दिए हुए हैं इनके ट्राइब्स बता दूं, फिर मुझे लगा कि मैंने ये वाला देखा, मुझे याद था कि कहीं पे मैंने कुछ चीज़ें कर रखी थी, तो वहाँ से उठाया। ये एक फिरिंगिया बुक लिखी थी भोजपुरी में ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अगेंस्ट, तो रंजन प्रसाद ने, इनका नाम मनोरंजन प्रसाद सिंह था, ठीक, इन्होंने लिखा था। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ कॉन्गो बेसिन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट पायरेसी, चार्टर ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट।
अब सोचिए, अगर आपको थोड़ा सा लोकेशन मालूम हो ना जिबूती का, तो आपको आराम से ये आंसर आ जाएगा। ये अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ एडन के लिए था, गल्फ ऑफ एडन के लिए बनाया गया था कि यहाँ पे पायरेसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसके अगेंस्ट में ये लिया गया था। बेसिकली ये सिक्योरिटी की बात करें अगर तो उसके लिए था। फिर कह रहा है नाइजर क्रॉप्स इज अ सीड क्रॉप, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ ऑयल इन इट्स सीड। ये कितना मतलब बेकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने के बाद गुस्सा लगता है कि क्या एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा था उसके पास क्वेश्चंस नहीं बचे थे, मतलब कुछ भी सेट कर देते हैं 37 से 47%। ये कैसा क्वेश्चन हो गया? कौन देखता कि कितने परसेंट इसमें ऑयल आ रहा है? मुझे तो नहीं लगता। अब पता नहीं कैसे पेपर सेट करते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, कुछ समझ नहीं आता। इस बार यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए प्लस 2 क्वेश्चन के आंसर की गलत दी थी। कह रहा ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको वहाँ लोकसभा या राज्यसभा के सामने रखते हैं। बताओ, ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हर कोई गलत करके आया था, तो पता नहीं क्या करके ये लोग क्या खाते हैं, क्या करके आते हैं, फिर पेपर बनाते हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आता। क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, आपने इतनी पढ़ाई कर रखी, आपको एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। साल में एक आरओ का पेपर हो रहा है, 2 साल 3 साल में एक पेपर बनाना होता है। कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ले आओ ना, क्वालिटी के क्वेश्चन ले आओ जिसमें पढ़ने में भी मजा आए। अब कल को मैं क्या करूँ, कौन सा सीड लेके बैठूँ कि किसमें ऑयल कितना आ रहा है? कल को पूछ लोगे गेहूँ में आटा कितना आता है, कितना परसेंट, ये कौन सी बात हुई? धान में राइस कितना निकल रहा है? तो ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3? कह रहा डायरेक्शन, कंपास, नीडल, मैग्नेट। तो सब कंपास, नीडल, मैग्नेट तीनों नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं। डायरेक्शन तो डायरेक्शन खुद ही है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये भी आप कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया डजंट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किसके साथ में इंडोनेशिया लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो पहले आंसर देख लो, पपुआ न्यू गिनिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलिनेशिया की कंट्रीज कौन कौन सी हैं। आंसर पपुआ न्यू गिनिया। अगर आपने थोड़ा सा मैप वगैरह अच्छे से कर रखा है, पॉलिनेशिया की कुछ ये मैप अपने पास रखना, इसका मुझे लगता है स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर गूगल पे जाओगे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आपको बस पेपर के जस्ट पहले इसको देखना है। लाइक देखो, माइक्रोनेशिया में कौन कौन सा? मार्शल आइलैंड, किरिबाती, नाउरू, फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, ये आइलैंड्स नेशंस है, ठीक, आइलैंड्स हैं बेसिकली। ठीक, पलाऊ, ठीक, ये समझ आ रहा है थोड़ा बहुत आपको? इसमें कौन कौन सा? पॉलिनेशिया में समोआ, तुवालू, टोंगा, तो ये कुछ ऐसी ऐसी कंट्री आइलैंड्स आ गए। सॉरी, कर्माडेक, कुक, ताहिती, देखो ताहिती, ये ताहिती, सॉरी 1 मिनट पेन लेके, ताहिती, तो ये ईस्टर, तो बहुत सारे ऐसे हैं। फिर अगर और चलें, मेलेनेशिया में तो पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू, हाँ, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, ये कुछ। तो आप एक बार इसको देख लेना। एक मैप और मैंने प्रोवाइड किया आपको इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे देखो, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, कैरोलाइन आइलैंड, मैंने इसलिए इसको नहीं रखा, दोनों प्रोवाइड कर दिया कि कुछ कुछ इसमें नहीं है। लाइक माइक्रोनेशिया में अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्शल आइलैंड है, यहाँ पे है मार्शल आइलैंड है, पर एक नहीं है शायद। नाउरू देखो, नाउरू नहीं है। पलाऊ तो यहाँ पे दे भी दिया गया थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने रख दिया था। अब ये आप देख सकते हो, टोंगा, न्यूजीलैंड, ईस्टर आइलैंड, ऑस्ट्रेल, कुक आइलैंड, समोआ, तुवालू, पॉलिनेशिया में कौन कौन से आते हैं? क्वेश्चन आपको मिलेगा, शायद 2023 के पेपर में पूछा था किसी, बेसिकली यूपी पीसीएस के किसी पेपर में पूछा था, या शायद इसी में, अभी आपको मिल जाएगा आगे। कह रहा है एज पर द सेंसस 2011 द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टेट इन टर्म ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने आपको बोला है कि जब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली जब ट्राइबल से रिलेटेड कुछ पूछेगा ना, तो आप 6 शेड्यूल ध्यान में लाना, और खास करके आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पूछेगा तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब कह रहा है कि करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के हिसाब से। तो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के हिसाब से हम देख लेते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ पे, कुछ कुछ स्टेट का नाम लिखते हैं। जैसे अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश, सॉरी 1 मिनट पेन दूसरा लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, देन 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज के टर्म में नहीं पूछ रहा है आपसे, नंबर्स के टर्म में पूछ रहा है। ठीक, तो जैसे आप देखो त्रिपुरा में कुछ 11,66,000, मतलब एक मैं आपको रफ डेटा दे रहा हूँ, मैं आगे के सारे डेसिमल पॉइंट्स में नहीं बता रहा हूँ, कुछ 11.5 लाख के आसपास हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश में 59 लाख के आसपास। ठीक, मणिपुर 11,66,000 67,000, मिजोरम 10,30,000 35,000, फिर नागालैंड 17 लाख, मेघालय 25 लाख, आसाम 38 लाख। अगर आप एक क्रोनोलॉजी सेट करो तो किस में क्या बनता है, आंसर आप देख के बता सकते हो कौन सा बनता है। तो कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है,
असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश तो सबसे पहले आना चाहिए। आंसर देखो इसका आपका पहला वाला है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा है, देखो कहीं पे लिखा है ऑर्डर फॉलोइंग स्टेट इन टर्म ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज एज पर द 2011 सेंसस, नहीं लिखा है ना कहीं पे। तो ये बेसिकली जो पूछ रहा है क्वेश्चन आपका परसेंटेज के टर्म में पूछ रहा है। और अगर आप नंबर्स के टर्म में जाते हो तो पहले आपका आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश आएगा, देन आसाम, देन मेघालय, उसके बाद नागालैंड आएगा, फिर आपका मणिपुर, त्रिपुरा, देन लास्ट में मिजोरम आएगा। लेकिन परसेंटेज के टर्म में क्यों अलग हो जाता है? किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम हो सकती है ना। सपोज करो कि मिजोरम में कुछ कितने हैं, मिजोरम कहाँ पे है, कुछ 10.5 लाख लोग हैं, ठीक, 10,30,000 लोग, उसकी पॉपुलेशन ही 20 लाख है, और यहाँ पे 59 लाख है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है अरुणाचल प्रदेश की। तो परसेंटेज के टर्म में किसका ज़्यादा आएगा? मिजोरम का आएगा ना। तो परसेंटेज के टर्म में मिजोरम में कुछ 94% है, ठीक, 94%। नागालैंड में कुछ 86.5%, मेघालय में कुछ 86 ऐसे, ठीक। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, देन नागालैंड, देन मिजोरम। आपको लग रहा होगा आसान, मेरे पास आंसर की तो है नहीं, मैं ढूंढ रहा था पर मिली नहीं मुझे आंसर की। बहुत रिसर्च लगती है, ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक। और एक और डेटा इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर नंबर्स में पूछे कि नंबर्स में बेसिकली जब ट्राइब्स जो हैं कहाँ पे, ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आप लिख लेना। कैसे लिखूँ मैं बाद में, यहाँ मैप पे पहुँच जाएगा, फिर भी थोड़ा करके लिख देता हूँ। MP, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा, 3 स्टेट आप लिख लो, ठीक। MP, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। अब आप इसको खुद नोट डाउन कर लेना, नहीं तो यहाँ से एक बार रिवाइज करने के लिए, देखो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया ना कि रिवाइज करने में आसानी होगी। एक बार मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर आप मेहनत करो, क्या फ़ायदा उसका। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आप पूरे साल लड़ते रहते हो, फ्रूट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप कर ही दो। अब इसके चक्कर में आप 50 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पढ़ते रहते हो। क्वेश्चन देखो, लीची, कोई बिहार का है तो तुरंत करेगा। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर कौन सा है एरिया, वो। कोकोनट, केरला। एप्पल, जम्मू। मैंगो, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये कह रहा है इन द फॉलोइंग ईयर वॉज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज। जब मैंने आपको पढ़ाया था बंगाल किंगडम, उसमें मैंने आपको, सॉरी अवध शायद पढ़ाया था, अवध, हाँ अवध को मिला था ना जो 1765 में वो हुआ था सॉरी इलाहाबाद ट्रीटी जो हुई थी। तो उसके बाद लास्ट में एक किंग बने थे कुछ सादत खान सेकंड। उनके बाद में एक जो नए राजा आए थे 1797 में आए थे, उन्होंने इलाहाबाद फोर्ट को, बेसिकली पहले क्या था कि जो ये फोर्ट था इलाहाबाद, वो अवध के नवाब को मिल गया था। किससे? चीन के मुगल एम्परर से। तो जब अवध के नवाब को मिल गया तो बाद में यही अवध के नवाब ने उन्हें सब कुछ सरेंडर कर दिया कि ले जाओ आप लोग, ब्रिटिशर्स को दे दिया। और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपनी जो उनकी पुलिस थी या फिर आर्मी वगैरह जो भी लोग थे उनको रखने के लिए उसको यूज किया, ठीक। कैंटोनमेंट ऑफ ट्रूप्स बना लिया, कैंटोनमेंट एरिया बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑब्जर्वेटरी इज सिचुएटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कौन सी जगह पे इंडियन ऑब्जर्वेटरी लगाई गई? तो इसका आंसर है देहरादून, सॉरी न्यू दिल्ली। आपने पढ़ा ना इंडियन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लगाई गई, इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। राजस्थान के एक राजा थे जय सिंह, ठीक, जय सिंह, कुछ और नाम है उनका या नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। उन्होंने अपने टाइम पे 5 ऑब्जर्वेटरी ऐसी बनाई थी। कौन कौन सी थी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ या खुद याद कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं सॉरी ये क्वेश्चन है सेकंड, हाँ। इन द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी हु वाज ऑफन कॉल्ड एट द लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑरा एंड अथॉरिटी ऑफ कंपनी बहादुर। सेकंड ऑफ, हिंदी वाले भी देख लें। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है? 17 से स्टार्ट हो और 1800 तक जाए, इसको कहते हैं 18वीं शताब्दी। अगर 50 से पहले है तो होती है पूर्वार्ध, या उसको आप ऐसा कह सकते हो कि फर्स्ट हाफ, ठीक। एंड इसको कहते हैं सेकंड हाफ। अगर आपको पता हो तो कॉर्नवालिस इस टाइम पे आया था जिसने कहा कि जो जमींदार लोग पहले हुआ करते थे, छोटी छोटी कहानियां मैं इसलिए आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट आंसर से अच्छा है आपको चीज़ें मेमोराइज रहें, दिमाग में होनी चाहिए कि स्टोरी की फॉर्म में। तो जो जमींदार हुआ करते थे ना, वो रेवेन्यू भी नहीं कलेक्ट करते थे, उनके पास ज़मीन होती थी, ब्रिटिशर्स के अंदर में होते थे वो। ऐसा नहीं है कि सारा रूल उनका ब्रिटिश रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही होता था। बाद में जब ब्रिटिशर्स आ गए थे, मतलब उनका राज चलने लगा था, तो ज़मींदार के पास जो ज़मीन होती थी वो लोगों को दिया करते थे कि चलो इसमें खेती करो उसके बाद में टैक्स दो।
तो टैक्स के साथ में क्या होता था, एक पोर्शन उनको गवर्नमेंट को देना होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। साथ में बाकी जो एक तो ये हो गया रेवेन्यू वाला, बाकी पुलिस या फिर और जो रूल्स एंड रेगुलेशन का काम करना होता था वो कौन करता था, यही लोग करते थे। पुलिसिंग वगैरह भी यही मैनेज करते थे, यही अपने लोगों को लगा करके लठियाल वगैरह के थ्रू ये पुलिसिंग करते थे। कॉर्नवालिस आया, उसने कहा नहीं ये सब नहीं चलेगा, इनको हटाते हैं। उसने ले आया एसएसपी और दरोगा का सिस्टम। तो जो आप एसपी एसएसपी आप पढ़ते हैं सुपरिंटेंडेंट वाला, तो उसने दरोगा का सिस्टम लिया। इसी को कहा जाता है ऑरन अथॉरिटी ऑफ कंपनी बहादुर, दरोगा। कोतवाल कौन होता था, तो कोतवाल तो अभी भी होते हैं ना। कोतवाल कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो चीफ ऑफ पुलिस ऑफिसर होता है कोतवाल। फिर चीफ ऑफ, हिंदी वाले थोड़ा सा इसमें नोट डाउन कर लेना, आप ऐसा लिख सकते हो चीफ ऑफ पुलिस, क्या बोला था मैं, हाँ चीफ पुलिस ऑफिसर ऐसा कुछ कह सकते हो आप, तो मुख्य पुलिस अधिकारी ऐसा लिख लो, ठीक। चीफ पुलिस ऑफिसर, ठीक, ये होता था। दरोगा तो जो थाना मैनेज करता था, उसने अलग अलग थाने बनवाए। अमाला कौन होता था, अमाला आपने पढ़ रखा होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालता था। लैंडलॉर्ड तो पहले ही था, जमींदार। जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग फॉर, अब ये क्वेश्चन जियोग्राफिकल इंडिकेटर उस टाइम पे किसको किसको मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या, जीआई होता क्या, जीआई टैग क्या होता है ये पढ़ लेते हैं हम। तो जीआई टैग एक टाइप का गुड्स, देखो एक कौन से रूल के अंदर आता है इंडिया में, तो देखो डब्ल्यूटीओ में मैंने आपको, अगर यूपीएससी वाला पेपर आपने पीवाईक्यू देखा होता तो मैंने आपको ट्रिप्स पढ़ाया था, एक होता है, ठीक, ट्रेड रिलेटेड फैसिलिटी टू आईपीआर, ठीक, आईपीआर से रिलेटेड होता है। तो ट्रिप्स आया था डब्ल्यूटीओ के अंदर में, ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आया था ये रूल। तो उसी को फॉलो करने के लिए, बेसिकली उसी रूल को कंप्लाई करने के लिए अलग अलग नेशंस जो हैं ये जीआई टैग इंडिकेशंस देते हैं। इससे क्या होता है कि किसी रीजन स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक, कुछ जैसे आप एग्जाम्पल के लिए, वो कलकत्ता का शायद क्या रसगुल्ला फेमस है ना, तो कलकत्ता का रसगुल्ला मतलब वहाँ का जीआई टैग हो गया, उसको मिल गया। तो यहाँ वाले ये नहीं लिख सकते, लिख के नहीं बेच सकते कि ये कलकत्ता के रसगुल्ले की दुकान है। जो आसाम की चाय होती है ना, दार्जिलिंग टी, अब यहाँ वाले कोई सपोज करो सदर्न इंडिया में सपोज करो नीलगिरी है हिल, वहाँ पे कोई चाय उगा रहा है, तो उसको ऐसा नहीं लिख सकता कि दार्जिलिंग हिल, ये दार्जिलिंग की टी है ये, क्योंकि उसकी अलग क्वालिटी है वहाँ की, तो उसी हिसाब से उसका रेट भी होगा। तो ये एक टाइप का इंडिकेशन होता है, रीजन स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया इंडिया में, कौन सा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक, 1999, ठीक, ये एक्ट तब बना था। इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें आई थी, तो इसमें पहला जो बना था सबसे पहले, अब ये एक्ट आया तो 2004-05 में सबसे पहले दार्जिलिंग टी आई। कौन सी, सबसे पहले दार्जिलिंग टी आई। अब क्या होता है, 10 साल में, हर एक 10 साल में इसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है, एवरी 10 ईयर में। थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, आप चीज़ों को समझ लेना। हर 10 साल में आपको रिन्यू कराना होता है, नहीं तो पता चले कि कल कोई और फेमस हो गया, किसी और का रसगुल्ला फेमस हो गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको रिन्यू कराना रहता है। बस इतना ही था इसके बारे में, और कुछ नहीं है। फिर अगला कह रहा है कि एसेसिनेशन ऑफ कर्जन वाइली, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है एसेसिनेशन ऑफ कर्जन वाइली किसने किया था, तो 1909 में हुआ था ये। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाया करो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने क्या किया था, इनकी डेथ कब हुई थी, 19, बेसिकली अगर आप डेट याद करना चाहो तो 1 जुलाई, नहीं तो असेसिनेशन ऑफ कर्जन वाइली हुआ था 1909। फिर खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, तो खुदीराम बोस को 1908 में दी गई थी, ठीक। क्यों, वो किंग्सफोर्ड था ना जो जज था, तो उन्हें लगा वो अपने क्लब से निकल रहा था, इनको लगा प्रफुल्ल चाकी को और खुदीराम बोस ने, इन्होंने क्या किया, बॉम्ब फेंका था। इन्हें लगा कि इसी का जो भी रथ वगैरह जिससे लोग जाते थे ना पहले, तो वो आ रहा है, उन्होंने देखा नहीं, उन्हें लगा कि वही आ रहा होगा। 2 ब्रिटिश वुमेन थी, वो उस रथ पे वो लोग बैठी हुई थी, तो फेंक दिया था, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो अब इनको क्या लगा कि गिल्टी फील हुआ, तो प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने तो सुसाइड कर लिया थाने में ही, लेकिन इनको बाद में 1908 में एग्जीक्यूट किया गया था। इसको कौन सा केस कहते हैं, आप केस बताओ। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ा आपने, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, इससे रिलेटेड 2 लोग और थे, कौन, एक थे अरविंदो घोष, सॉरी BINDO, अरविंदो घोष, और एक थे इनके भाई अरविंदो घोष, और उनका नाम नहीं याद आ रहा है, एक घोष और करके थे। बेसिकली इनको तो चित्तरंजन दास जी ने
इनके वकील थे तो इन्हें डिफेंड कर ले गए थे, इनको कोई सबूत मिला नहीं, ये छोड़ दिया गया। लेकिन जो इनके भाई थे अरविंदो घोष एंड उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक, तो उनको क्या हुआ था कि पहले डेथ सेंटेंस सुनाया गया, बाद में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था, ठीक। तो ये बेसिकली ये केस था। स्टार्टिंग ऑफ केसरी न्यूज़पेपर बाय बाल गंगाधर तिलक 1881। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद 1912 में। आप क्रोनोलॉजी में सेट कर सकते हो इसको। और हाँ, कर्जन वायली को किसने ट्राई किया था मारने की, असैसिनेशन किसने अटेम्प्ट किया था, तो मदन लाल ढींगरा थे, ठीक, मदन लाल ढींगरा, MLD करके लिख देता हूँ मैं आपको। हाउस ऑफ लंदन इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, हाउस ऑफ लंदन वहाँ पे बनाया था इन्होंने, और वहीं पे लंदन में इन्हें मारा था कर्जन वायली को, मदन लाल ढींगरा, ठीक। अब ये बताओ एक्सट्रीमिस्ट हैं या फिर ये क्या हैं, एक्सट्रीमिस्ट या मॉडरेट या रेवोल्यूशनिस्ट हैं, क्या है, आपको ये बताना है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011। सेंसस की कितने सारे क्वेश्चंस हो गए, इसीलिए मैंने कहा था सेंसस आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो अब आपको देख के बताना है क्या आंसर है इसका। तो डायरेक्ट आंसर अगर हम बताएं तो दमन एंड दीव। और थोड़ा सा अगर इसको विस्तार से चीज़ों को समझाया जाए तो 2011 के सेंसस के अनुसार अगर इंडिया में सेक्स रेशियो देखा जाए तो केरला 1084, कुछ डेटा इसलिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, चीज़ें याद रहें, बार बार इधर उधर घूमना ना पड़े। पुदुचेरी इसमें भी लिख देता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि स्टेट क्यों नहीं लिखा, ऐसे याद कर लो, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब देखो आप स्टेट याद करके जाते क्योंकि आपको लगता है यूटी तो हमारी है नहीं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इंडिया के कहाँ हैं, वो तो बाहर के लोगों के हैं, तो आप इसको पढ़ते नहीं हो और क्वेश्चन इसी पे पूछ लेता है। तो उनके पास क्वेश्चन का बजट बहुत कम रहेगा, उनके पास चीज़ें रह नहीं गई हैं। अब देख रहे हो ऑयल से कितने परसेंट वो तेल निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़, ऑयल सीड से कितने परसेंट ऑयल निकल रहा है, ये पूछ रहे हैं, तो उनके पास बेसिकली क्वेश्चन रह नहीं गया है, ठीक। तो इसलिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हर एक चीज़ प्रिपेयर करके जाओ। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु 1996। देन छत्तीसगढ़, सोच लो छत्तीसगढ़ क्या है, क्या कहते हो आप लोग, रेड फ्लैग नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पे देख लो। और यूपी का तनिक देख लेना कि यूपी में सेक्स रेशियो क्या है, ठीक, यूपी में, बिहार में और बढ़िया बढ़िया स्टेट्स में देख लेना जो खुद को बहुत इकोनॉमिकली वेल ऑफ मानते हैं, तो उनको देख लेना कि उनका सेक्स रेशियो क्या है। बेसिकली सेक्स रेशियो को से क्या पता चलता है आपको, मेंटेलिटी पता चलती है कि चाइल्ड बेसिकली गर्ल एंड बॉय चाइल्ड के बीच में डिफरेंस क्या, लोग क्या सोचते क्या हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। और लोएस्ट अगर देखना चाहते हो, बेसिकली मैंने एक टॉप टू बॉटम देखा था, अगर लोएस्ट से स्टार्ट करना हो आपको, लोएस्ट में कौन कौन आता है, तो आपका दमन दीव, देन उससे ऊपर दादरा नगर हवेली ऐसे, ठीक, DDN। स्टेट में आपको देखना है लोएस्ट से, तो स्टेट में भी देख सकते हो। स्टेट में सबसे कम हरियाणा, देन पंजाब, देन यूपी, देन बिहार। यूपी का 912, बिहार का 918, पंजाब का 895 और हरियाणा का 879, ठीक, ये है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और अगर ऐसा देखना चाहते हो आप कि हाँ यूपी का है, तो यूपी का थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ ना, कि यूपी में बाद में प्रॉब्लम ना रह जाए। फिलहाल यूपी का भी अलग से सेंसस पढ़ाऊँगा क्या है कैसे। यूपी में अगर आप देखना चाहते हो तो गर्ल्स एंड बॉयज़ का देख सकते हो, ठीक, सॉरी क्या सेक्स रेशियो में गर्ल्स बॉयज़ का, रूरल एंड अर्बन देख सकते हो आप, अर्बन एंड रूरल। तो रूरल में क्या है 894, सॉरी 9, एक मिनट, रूरल में 918, अर्बन में 894, ठीक, 894 अर्बन में है। ये कुछ डेटा है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, इतना रख के सही है। बाकी चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया में कैसा है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया में 902। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि ये पूछ रहा है वन धन योजना बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगस्त में किस स्टेट को अवार्ड मिला था। तो देखिए वन धन योजना जब स्टार्ट की गई थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट की गई थी, ठीक, बस इससे रिलेटेड इतना ही है, अब इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, करंट का क्वेश्चन था ये। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर द सेंसस। लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंट पूछा है, ये ध्यान रखना आप। लोएस्ट परसेंट आपका है हिमाचल प्रदेश, ठीक, यहाँ पे कितना है अर्बन पॉपुलेशन 10%, बिहार में 11.33%
और हाँ ऐसा कुछ रख सकते हो, हाँ 11.3% आप रख लो ठीक। उड़ीसा में 16.69%, 16.69%, और राजस्थान में 24.87%। ये आपका परसेंट के टर्म में है। अगर आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन में ये आ जाए कि आपको ये बताना स्टेट वाइज क्या है, कैसा है, तो स्टेट वाइज आप क्या बताओगे? सॉरी स्टेट वाइज कह रहा हूँ मैं, परसेंट हो गया ना, तो इन टर्म्स ऑफ जैसे पूछ लिया कि लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो हाईएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे होगी? गोवा में, ठीक। हाईएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन गोवा में है, हाईएस्ट में। और अगर ये पूछ ले कि लोएस्ट परसेंट अर्बन पॉपुलेशन यानी हाईएस्ट परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, तो भी तो हिमाचल प्रदेश हुआ ना। या तो उल्टा करके पूछ सकते हैं ना, लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन और हाईएस्ट परसेंट ऑफ बेसिकली रूरल पॉपुलेशन, ऐसा करके पूछ सकते हो ना आप। तो ये अगर नंबर्स में पूछ ले कि हाईएस्ट बेसिकली ऐसा पूछे कि नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन रहती है उसमें मैक्सिमम कहाँ पे रूरल लोग रहते हैं, तो क्या बताओगे आप? तो ये क्वेश्चन है आपका, ये आप देख के बताओ मुझे। इसका दूसरा होमवर्क है आपका, और ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट एटलीस्ट किया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक, कि हाँ आप लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, 2 अक्टूबर याद रखना। रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बलवंत राय मेहता 1957। की इनिशिएटिव विलेज, इनिशिएशन ऑफ की विलेजेस, ये कब स्टार्ट हुआ था? इनिशिएशन ऑफ की विलेजेस एंड सेटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सारी चीज़ें कब हुई थी? तो ये 1993 में हुआ था। कौन से एक्ट के थ्रू? सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 1860 के थ्रू हुआ था। और जो की इनिशिएशन हुआ था ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1950 से स्टार्ट हुआ था, ठीक। आप क्रोनोलॉजी में सेट कर लो। द प्रैक्टिस ऑफ गूटी प्लांट, गूटी प्लांट में क्यों लगाते हैं? तो फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वनस्पतिक प्रसारण के लिए। क्या? वनस्पतिक प्रसारण के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये तो मैं कह रहा था। टोंगा, तुवालू, ताहिती, अभी दिखाई देता हूँ, मुझे लगता है बहुत ऊपर गया नहीं। किससे पॉलिनेशिया पूछ रहा है ना, ये रहा क्वेश्चन का आंसर, पॉलिनेशिया। एक मिनट, पॉलिनेशिया अगर हम देखें, तुवालू, टोंगा और यहीं कहीं ताहिती, तो इतना ही तो ऑप्शन था शायद ना, तुवालू, टोंगा, ताहिती। एक मिनट, अगर पेपर को हम फिर से उसी स्टेज पे ले जाएं, और क्वेश्चन कहाँ गया, तुवालू, टोंगा, ताहिती, तो कौन सा आंसर हुआ? तिनियान। इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब ये क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। बेसिकली ये मैरियाना आइलैंड ग्रुप का पार्ट है, मैरियाना, गल्फ ऑफ मैरियाना, मैरियाना आइलैंड ग्रुप का पार्ट है, ठीक। फिर कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये यूपीएससी का कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है। इट वाज फाउंडेड 10 जून 1800 एडी विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स ऑफ कलकत्ता। सही है, लेकिन 10 जून नहीं था, 10 जुलाई था। दूसरा कह रहा है मेन पर्पज ऑफ स्टेबलाइजिंग दिस कॉलेज वाज टू टीच इंडियन लैंग्वेज टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब देखो, जो पढ़ते हैं लोग, उन्हें वो क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि जो ट्रेनी होते थे ना, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर टाइप के जो लोग होते थे, ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाता। तो किस लिए ट्रेन करेंगे यार? लंदन में क्यों नहीं ट्रेन करते, यहाँ क्यों ट्रेन करेंगे? क्योंकि उन्हें इंडियन लैंग्वेज समझाई जा सके ना। आप भी तो जब ट्रेनिंग में जाते हो तो मल्टीपल लैंग्वेज आपको थोड़ी थोड़ी सीखनी पड़ती हैं, तभी तो आप कहीं जा करके आप इंग्लिश बोल के थोड़ी ड्यूटी करोगे या हिंदी बोल के। साउथ इंडिया में चले गए फिर क्या होगा? तो ये चीज़ें, ठीक। तो पहला गलत था, दूसरा सही था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर साइड। तो जमशेदपुर कहाँ पे है? सुवर्ण रेखा पे, सुवर्ण, एक बार सोचता हूँ ना लिखूँ, फिर लिख देता हूँ, सुवर्ण रेखा। भद्रावती तो भद्रा रिवर पे है ही। अच्छा, भद्रावती को भद्रा रिवर तो मैंने लिख दिया, भद्रा रिवर। इसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है इसको बताओ? इसका नाम क्या है? BISL, ठीक। ये कहाँ पे है? जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था इसको, ठीक। जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था इसको। जमशेदपुर, ये इसको टिस्को टाटा 1907। बोकारो, बोकारो कहाँ पे है? बोकारो दामोदर रिवर के साइड, मतलब बैंक पे है दामोदर। और साथ में किसके साथ में? सोवियत यूनियन की हेल्प से इसको बनाया गया था, सोवियत यूनियन की हेल्प से। और जो भिलई प्लांट है ना, वो छत्तीसगढ़ में है, भिलई
छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, मैंने आपको कुछ एक बार किसी एक पेपर में पढ़ाया था, बेसिकली मुझे याद रह नहीं जाता है कि क्या पढ़ाया था, किस में पढ़ाया था। कुछ मैंने आपको कोरबा कोबरा वगैरह करके पढ़ाया हुआ था ना, भिलई कैसे याद करोगे, या शायद नहीं था, ये कोरबा वाला तो था, कुछ माइनिंग वगैरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कैसे रट्टा मार सकते हो आप। तो ये सी चीज़ें, ये विश्वेश्वरैया कुछ आयरन एंड स्टील लिमिटेड है, ठीक, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ये भद्रावती रिवर के, भद्रावती नाम है इसका, भद्रा रिवर के किनारे है, ठीक। तो ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ईटेबल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड। सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड किसमें है, तो एग में है, डायरेक्ट आंसर। फिर क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस नाइटहुड, ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत है। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ना शामिल हुए, ना शामिल होना चाहते थे। फिर कह रहा है कि बफेलो, भदावरी, काऊ, सिंधी, गोट, जमुनापारी, सीप, थकरापार। तो आपको मैंने एक स्कीम पढ़ाई थी 2023 के पेपर में, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें क्या लिखा था कि एक स्कीम का नाम था नंदिनी किशोर समृद्धि योजना, नंदिनी किशोर समृद्धि योजना। सॉरी, क्या किशोर नहीं था यार, शायद, एक मिनट, कृषक रहा होगा ना, किशोर कैसे हो सकता है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, नंदिनी कृषक, यही तो किशोर कहाँ से आ जाएगा, कृषक समृद्धि योजना था। इसमें कौन कौन सी गायों के लिए था, तो 4 गायों का नाम मैंने उस टाइम पे बताया था। उसमें एक थकरापार थी, और बाकी 3 कौन कौन सी थी, गंगा तीरी और गिरी, साहिवाल, ठीक, साहिवाल इनके लिए था। तो थकरापार क्या हुआ, सीप है, ये तो गलत है ना आंसर, तो आंसर भी लगा दूँ। अब्राहम एकॉर्ड, ये तो ट्रम्प के टाइम पे हुआ था, जाते टाइम। इजराइल यूएई एंड किसके साथ में, इजराइल यूएई एंड बहरीन। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। 1 बाइट में 8 बिट्स होता सही है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होता सही है, फिर 1 गीगाबाइट में 1024। तो भाई इसको ऐसे रखो ना, केबी एमबी में करके रखोगे, दिन भर नेट यूज करते हो, आ जाएगा। केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, एंड जीबी मतलब, तो 1 जीबी में क्या 1 केबी होता है, 1024 केबी होता नहीं, 1024 एमबी होता है। आंसर आपका मिल गया, तीसरा वाला है। फिर ट्रेडिशनल फोक ड्रामा भांड पत्थर रिलेटेड टू स्टेट, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक, ये क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और एरिया अंडर ट्यूबल इरिगेशन इज हाईएस्ट। ट्यूबल इरिगेशन कहाँ पे ज़्यादा है, तो ट्यूबल इरिगेशन का एक आप वो नोट डाउन कर लो, कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सा था ये वाला, यूपी, पेन कहाँ गया, यूपी, देन राजस्थान, फिर पंजाब, ठीक, राजस्थान फिर पंजाब। आंसर आपको मिल गया होगा मुझे लगता है। अगले क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट आल्सो सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे कुछ लगा रहा था मैं, शायद यहाँ पे लगा, यहाँ तो कह रहा है कि कौन से प्रेसिडेंट, या देखो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके डीप चला जाऊँ क्वेश्चन पेपर में, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इस क्वेश्चन को आप देखो कितना डीप जाके मैंने एनालाइज किया है, ये भी नहीं कि फालतू की कुछ भी डिस्कशन नहीं है। कह रहा है बेसिकली क्वेश्चन सिंपली क्या कहना चाह रहा है कि, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। आंसर आपका नीलम संजीवा रेड्डी है। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो 1977 से 1982 तक क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ दिनों के लिए लोकसभा का स्पीकर बनाया गया था। 2-3 बातें इनके बारे में हैं। 1977 to 82 तक ये क्या थे, प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे भी नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि हर एक के बारे में कुछ कुछ बताना ही है मुझे। प्रेसिडेंट थे, लोकसभा स्पीकर भी थे, और फर्स्ट ऐसे लोकसभा स्पीकर थे जिन्होंने रिजाइन किया था पार्टी से, ठीक, पार्टी से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। जाकिर हुसैन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो, जाकिर हुसैन क्या थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद दूसरे, राधाकृष्ण क्या नाम था उनका, राधाकृष्ण शायद करके नाम था, अभी मिल जाएगा। तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी, ठीक,
फिर एम हिदायतुल्लाह देन बीबी गिरी, ऐसे करके आप रट्टा मारा करो। मैं बताता हूँ कैसे, मैंने अपने टाइम पे रट लिया था। बेसिकली पेपर जब यूपीएससी की तैयारी करता था तब नहीं रटा था, पहले अच्छा लगता था तो छोटे क्लासेस में रट लिया था, थोड़ी बहुत अभी भी याद है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनके बारे में थर्ड प्रेसिडेंट थे, कब से कब तक ये आप खुद देख लो, कब से कब तक थे टाइमलाइन। और फर्स्ट मुस्लिम थे, ये फर्स्ट मुस्लिम, ये भी पूछ सकता है। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट, और फर्स्ट ये भी पूछ सकता है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट टू डाई ड्यूरिंग ऑफिस। तो अब स्टोरी सुनो, स्टोरी फिर से आती है सामने। तो जाकिर हुसैन जो तीसरे प्रेसिडेंट बने, कब से कब तक बने होंगे? 1964 में। 1962 तक कौन थे प्रेसिडेंट? वो क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 5 सालों के लिए कौन बने प्रेसिडेंट? राधा कृष्ण सी, हाँ राधा कृष्ण करके नाम था उनका, शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद कौन बनेगा? तो उसके बाद जाकिर हुसैन बने 1967 टू 72 के लिए। अब क्या हुआ, जब इनका मतलब ये प्रेसिडेंट थे तभी इनकी डेथ हो गई। अब डेथ होगी तो कौन बनेगा? तब वाइस प्रेसिडेंट थे बीबी गिरी साहब, उनको बनाया गया प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ कि चुनाव होने की बात हुई कि भाई अब तो चुनाव होगा, ये तो है नहीं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बने रहे अगले जब तक टाइम नहीं पूरा होता है। तो कौन बनता है? यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया था जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो कि प्रेसिडेंट नहीं तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन बनेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन बनेगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है वो बनता है। ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। तो एम हिदायतुल्लाह साहब को कुछ टाइम के लिए, जब तक ये चुनाव वगैरह चल रहे थे तब तक के लिए उनको वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। उसके बाद फिर बीबी गिरी जीत के आते हैं इलेक्शन को और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक, तो ये है कहानी। अब इस कहानी में अगला रोल किसका है? शंकर दयाल शर्मा जी क्या थे? तो शंकर दयाल शर्मा जी, उससे पहले देखो, शंकर दयाल शर्मा जी जो थे 1987 से 1992 तक वाइस प्रेसिडेंट थे, एंड 1992 से अगले 5 सालों के लिए 1997 के लिए प्रेसिडेंट बने। अब आप सोच रहे होगे इसमें क्या ज़रूरत है बताने की? सही बात है आपकी, कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं बताने की, लेकिन हाँ आ गए थे तो मैंने इनको भी थोड़ा सा कहा बता दूं। अब ये देखने वाली बात है कि बाकी लोग के बारे में, लाइक फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब क्या थे। अब सबके बारे में यही नहीं बताने जा रहा हूँ मैं कि कब से कब तक थे, ये बहुत मैटर करता नहीं। सबके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए ना, कुछ डिस्कस करने का तो कोई मतलब बनता है नहीं। अब फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब के बारे में बात करते हैं कि ये प्रेसिडेंट कब से कब तक इंडिया के थे? 1975 टू 1977 फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ये बीबी गिरी जी के बाद। तो क्या हुआ, इमरजेंसी किसके टाइम पे आई थी? देख लो आंसर। इसके साथ में ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ये ड्यूरिंग में डेथ हो गई थी इनकी। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी भी डेथ हो गई थी। तो फिर से वाइस प्रेसिडेंट कोई रहे होंगे, बने होंगे ना। तो बाकी लोगों के बारे में नीचे चल के हम डिस्कस करते हैं, जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन थे। थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करें तो एक एक करके हम समझ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 टू 1962। हाँ, राधा कृष्णन, एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा था, सॉरी टू से। तो 1962 टू 1967 इनका मतलब टाइम पीरियड पूरा था। 1967 से 1969 तक के लिए इन्हें होना था, बेसिकली 72 के लिए जाकिर हुसैन साहब को, लेकिन इनकी डेथ हो गई थी। तो कौन बने थे? तो बीबी गिरी। बीबी गिरी कितने दिन के लिए बने? देखो 3 मई से 20 जुलाई। फिर कौन? एम हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 24 अगस्त। इलेक्शन कंप्लीट हो गया होगा। स्टोरी जाके ना गूगल करके पढ़ा करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें थोड़ी नॉलेज में होनी चाहिए, पॉइंट वाइज मत रटा करो चीज़ों को, एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें भी होती हैं। फिर देखो बीबी गिरी बन के आते हैं 1969 में 1974 के लिए, तब फ़खरुद्दीन अली बनते हैं 1974 टू 1977 के लिए। जो 75 मैंने लिख दिया था उसको 74 कर लेना, ठीक। अब 1977 में इनकी डेथ हो जाती है, तो कौन बनेगा? ये उपराष्ट्रपति रहे होंगे ना, BD जत्ती साहब। तो ये कुछ दिनों के लिए 11 फरवरी से 25 जुलाई के लिए फिर से वाइस प्रेसिडेंट बने, बेसिकली प्रेसिडेंट बने। फिर कौन बने? नीलम संजीवा रेड्डी 1977 टू 1982। 1977 टू 1982 प्रेसिडेंट रहे। और इससे पहले क्या थे? ये लोकसभा स्पीकर थे। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। ज्ञानी जैल सिंह, देखो टाइम पीरियड इनका पूरा हो गया तो बीच में कुछ है नहीं ऐसा। फिर रामास्वामी आर वेंकटा स्वामी 87 से 92। शंकर दयाल शर्मा 1990 टू 1997। और फिर KR नारायणन 1997 टू 2002। APJ अब्दुल कलाम 2002 टू 7। अब ये पुराना है, रामनाथ कोविंद तक का ही है। तो आप इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से नंबर के हैं, आप कैसे सोचो कैसे पढ़ोगे? आपको कितना दिख रहा है? अगर ऐसे देखें तो 5 एक लाइन में है, 10, 15, ये 16 हमें लगता है कि 17वें होंगे, लेकिन
उनको काउंट नहीं कर सकते ना हम। काउंट में 1, 2 और फुल टाइम मेंबर ये भी थे 3, लेकिन इन लोगों दोनों लोगों को नहीं काउंट करेंगे, बीबी गिरी साहब को और मोहम्मद हिदायतुल्लाह को, क्योंकि इंटरिम थे। फिर 4, 5, 6, 7 और 6 ये नहीं, क्योंकि ये भी इंटरिम थे ना, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसके बाद कौन है? रामनाथ कोविंद जी 13, नहीं प्रणब मुखर्जी जी 13, रामनाथ कोविंद जी और अब द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर की, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो। आप सोच रहे हो क्यों पढ़ा दिया, बीपीएससी वालों में पूछता है तो थोड़ा सा मैंने कहा एक बार दिमाग लगा के बता देता हूँ। यूपीपीएससी वाले क्या भरोसा कब पूछ लें, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कब कब कौन कौन बने थे, इनके बारे में थोड़ा बहुत हर किसी के बारे में एक बार गूगल करके देख लेना थोड़ा थोड़ा, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से हमें स्टार्ट करना था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, नहीं तो स्पीड अच्छी रहती। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संगम योजना, तो क्या था? संगम योजना का सिंपल सा मतलब क्या था कि इंक्रीज वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप, ठीक। अगला क्वेश्चन, धूपगढ़ पीक कहाँ पे है? सतपुरा में, एमपी में है, सतपुरा रेंज में, ठीक। जिसकी जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि मैंने नेशनल पार्क यूपीएससी वालों को पहले पढ़ा दिया है, वो वीडियो आप जाके देख लो, वहाँ से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। ब्रेंट क्रूड यूपीएससी वालों को पहले पढ़ाया था, अगर आपको पढ़ना तो क्रूड ऑयल प्राइस का इंडेक्स है ये, ठीक। क्रूड ऑयल प्राइस का इंडेक्स है। और वो क्या कहते हैं, वेस्ट टेक्सास कहाँ का है? तो वेस्ट टेक्सास भी क्रूड ऑयल प्राइस का इंडेक्स है, वो है अमेरिका का, यूएस का, ठीक, वेस्ट टेक्सास। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर कह रहा है मेगा फूड पार्क कहाँ से स्टार्ट किया गया था, कोई मतलब है नहीं। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में केबल कार कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में केबल कार आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये क्वेश्चन कह रहा है मिर्जापुर से स्टार्ट हुई थी। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप। मस्टर्ड क्रॉप में क्या ऐसा डालें कि उसमें ऑयल की कंटेंट जो है वो बढ़ जाए, तो सल्फर होता है। अब ये सब क्वेश्चन थोड़े ठीक होते हैं, चलो साइंस के हैं, अच्छे हैं। दा विंसी एंड वेरिटास नासा का किसके लिए? तो दा विंसी, वीनस, ऐसे करके याद कर लो। वेरिटास एंड विंसी दोनों में है, वीनस याद कर लो। अब उस टाइम का रहा होगा करंट, पूछ लिया। झीनी झीनी भीनी चदरिया किसका नॉवेल है? तो देखो ये नॉवेल किसका है, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब का है, ठीक, अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब का है। झीनी झीनी अगर नॉवेल की बात करोगे आप तो अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब का है, लेकिन अगर रचना की बात करोगे आप तो रचना जो थे वो कबीर साहब थे, ठीक, तो रचना कबीर साहब थे। फिर अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू इट्स ऑल सिटीजन, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। 2023 के भी पेपर में आया था, इसमें भी आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीएम्बल रट लो, करते हो नहीं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ अंपायर। ये सब क्वेश्चन रटे नहीं जाते हैं, जब पढ़ोगे ना तो अलाउद्दीन, अब इस क्वेश्चन को देख के ही आता है कि अलाउद्दीन से पहले इल्तुतमिश के टाइम में सारी चीज़ें हो चुकी थी, मंगोल का आक्रमण, चंगेज खान आ चुका था, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी 1221 में, ठीक, 1221 में। अब इसके बाद मंगोल धीरे धीरे आने लगे थे, हर किसी को परेशान करते थे, हर एक किंग को। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि घेर के बैठ गए थे और अलाउद्दीन के चारों तरफ दिल्ली के, ठीक। तो क्या हुआ था, अलाउद्दीन बाद में किसी तरीके से उनको वहाँ से भगाता है, लड़ाई झगड़ा करके, बेसिकली फाइट को वोन करता है, जीतता है उस फाइट को, तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक, अपनी बाउंड्री के लिए। फिर उसको लगा कि एक स्पेशल आर्मी बनाई जानी चाहिए। ये भाई क्या है ना, ये फार साइटेड होती हैं चीज़ें, मतलब तुम लॉन्गर साइड को देख रहे हो, ये नहीं कि छोटे टाइम के लिए, लॉन्ग विजन है आपका। जैसे आप कहते हैं ना जो मोदी जी ने नोटबंदी की थी, लॉन्ग विजन है, तो ये सारी चीज़ें। ईमेल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, डब्ल्यू को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। फिर सीपीयू को कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक मीन यूनिट। और ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज % ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑब्टेन बाय हाइड्रो पावर। 100% हाइड्रो पावर कहाँ पे मिलता है? तो नॉर्वे में मिलता है, प्लस कहाँ पे मिलता है? भूटान में मिलता है, ठीक, प्लस भूटान में मिलता है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हिंदू गॉड एंड गॉडेस वर वर्शिप्ड इन रॉयल पैलेसेस। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये क्वेश्चन क्या था, बढ़िया क्या है, बहुत डीप क्वेश्चन है ये। कहाँ से आपको सही बताऊं तो बलबन से पहले जो 20 साल का गैप था, मैंने आपको बताया था, वो 20 साल का गैप ही आपको बेसिकली नहीं मालूम है ढंग से। तो क्या हुआ था, बलबन के बाद कौन आएगा? खुसरो आएगा। देखो बलबन का बेटा, सॉरी उसके क्या नाम था, बलबन से पहले कौन था? इल्तुतमिश था ना, क्या नाम यार, अलाउद्दीन खिलजी था। तो 1320 में खिलजी के बाद कौन आएगा? तो खुसरो आएगा, उसका बेटा
कुछ दिनों के लिए बना। फिर नसीरुद्दीन महमूद जो था, ये कौन था, इसकी बात आती, चलो उसको छोड़ के थोड़े दिन के लिए पहले इसकी तरफ जाते हैं। नसीरुद्दीन खुसरो शाह, सॉरी एक मिनट, खुसरो जो था ना उसका बेटा नहीं था, ये रहा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है, ये इसका बेटा था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में बहुत मारकाट किए थे, लोगों से बहुत लड़ाई की थी, अलग अलग वॉर लड़े थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1316 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसको क्या किया, नसीरुद्दीन खुसरो ने मार दिया। कुछ दिन के लिए ये राजा बना। बाद में तुगलक जो था, गियासुद्दीन तुगलक, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि उसका एक सेना नायक था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, उसी की आर्मी में। तो फिर 1320 में इसने सारी चीज़ें इसको हैंड ओवर कर दी कि चलो अब आप रह जाओ। तो 1320 में 1320 से 25 के लिए वो राजा बना और तुगलक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कौन था? उसका बेटा था, सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद खुसरो बना 1320 से। अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था? तो 1242 से 1244 के बीच में, जब रजिया की डेथ हो गई थी, रजिया की डेथ हो गई थी ना, तो 1242 से 46 के बीच में इसने शासन किया था। 7वां सुल्तान था, स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी का 7वां सुल्तान था, 7th। सॉरी, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, जब लिख ही रहा हूँ तो लिख ही देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर ऐसे पेन उठाएं हम 1320, ठीक, ये था 7th सुल्तान 1242 से 46 के लिए, ठीक। किसका? ममलुक डायनेस्टी, आपको खुद मालूम होना चाहिए। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद कौन था? ये 8वां सुल्तान था, 8वां सुल्तान था ममलुक डायनेस्टी का, 1246 से 66 के लिए। उसके बाद तो बलबन आ ही जाता है, 8th नंबर ऑफ सुल्तान। इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट पानी पी लेता हूँ, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? डीप रूटेड क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय सेम टाइप ऑफ क्रॉप, नहीं होना चाहिए, गलत है। लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय नॉन लेग्यूम्स, ये सही है। पहला सही, दूसरा गलत। अब आप सोच रहे हो इतना जल्दी क्यों डिस्कस कर दिया? 2023 के पेपर में मैंने आपको कौन सी फाइबर रूट्स होती, फाइबरस रूट्स वाले और डीप रूट वाला कॉन्सेप्ट दोनों मैंने आपको बताया है। बार बार रिपीट करना टाइम टेकिंग के लिए होता है, ठीक, बार बार टाइम लेता है वो। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी बाई लाला हरदयाल 1913, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बाई गोपाल कृष्ण गोखले 1905, हाईकी बंगाल गैजेट 1780s, ठीक, हाईकीज बंगाल गैजेट। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाई विलियम जोन्स 1784। रट्टा मार दो, अब अगर मुंबई पूछ ले जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, और 2-3 और बता देता हूँ, यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा बाद में। अगर इससे याद करने की कोशिश करोगे आप, प्रॉब्लम आएगी आपको। लिख देता हूँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, उसके सामने लिखा हुआ है ऐसे 1804 करके, ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की। हाँ, मद्रास मदरसा, कलकत्ता मदरसा किसने बनवाया था? कलकत्ता मदरसा 1781 में बना था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे कलकत्ता मदरसा। उसके बाद जोनाथन डंकन ने क्या बनवाया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कैसे लिखूं, सारा तो यहीं पे खा जाएगा समय यार। ऐसे बनारस, अगर BHU लिख देता हूँ फिर भी प्रॉब्लम। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं लिखते हैं, नहीं, बनारस हिंदू नहीं था, सॉरी, बनारस संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस था, ठीक। तो ये वॉरेन हेस्टिंग 1781 में संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस ऐसे करके लिख देते हैं। जोनाथन डंकन ने बनवाया था 1791 में, ठीक, ये इतना था। इसके बाद आगे चलते हैं। अ फार्मर विच हैज हैंड लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर, तो मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम होता है, ठीक। मार्जिनल लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल 1 to 2 to 4 एंड 2 to 4 और 2 to 10 होता है शायद, 2 to 10 होता है शायद, 1 to 2 शायद 4 to 10 होता है, 2 to 4 नहीं, 4 to 10 होता है ये, 4 to 10 एंड मोर देन 10 हेक्टेयर, ठीक, ये डिफिनेशन होती है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपका उसका क्वेश्चन है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट? ह्यूमन ईयर बिकम्स मोस्ट सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्ज, सही है, हर्ट्ज। ह्यूमन आई बिकम्स मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड कलर, नहीं, ग्रीन कलर के लिए, ठीक, ये गलत है, ग्रीन के लिए होता है, बाकी सारे सही हैं।
कोई इंपॉर्टेंट रहता नहीं तो फिर छोड़ते हैं। एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी उत्तर प्रदेश नॉट मिलियन सिटी, कौन सी मिलियन सिटी नहीं थी? तो मुरादाबाद नहीं था। ठीक, इसमें प्रयागराज हो ही गया, मेरठ हो ही गया, आगरा हो ही गया, कानपुर बनारस और यूज कर लो, कानपुर ऐड कर लो, वाराणसी। ठीक, कानपुर वाराणसी ऐसे कुछ करके फिर सोचा था 1 घंटे से कम में कर दे जाऊंगा इसको पेपर को, लेकिन फिर वैसे ही लग रहा है। जल विहार मेला अक्टूबर में लगता है, बुंदेलखंड रीजन में, सही है, बुंदेलखंड रीजन में अक्टूबर में लगता है। बटेश्वर मेला पहले ही पढ़ाया था मैंने आपको, कहाँ पे लगता है ये आपका काम है करना। बलदेव छठ मेला बलराम जी के जन्मोत्सव पे लगता है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, बलराम जी के जन्मोत्सव पे लगता है, बर्थडे पे। ठीक, कहाँ पे लगता है? ब्रज में लगता है। फिर शुकरताल मेला कहाँ पे लगता है? शुकरताल मेला जो भगवान सुखदेव थे ना, इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। सुखदेव जो भगवान थे ना, उन्हें अगर आपने कहीं पे भागवत वागवत हो रही हो सुना हो, तो भगवान सुखदेव जो थे उन्होंने जो राजा परीक्षित थे, जिनको ये था कि सांप के काटने से आपकी डेथ होगी, तो उन्होंने कहा कि मोक्ष कैसे मिल सकता है मुझे उसके बाद। तो उन्होंने कहा कि शायद भगवान सुखदेव ने बताया था कि नहीं, किसी और ने बताया था, नाम मुझे नहीं याद, इतनी मुझे स्टोरी पूरी याद नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा था कि राजा परीक्षित से कि सुखदेव भगवान के पास जाओ, उनसे आप श्रीमद् भागवत की कथा पूरी पूरी सुनो। तो यहाँ पे उन्होंने सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा पूरी पूरी सुनाई थी। ठीक, ये कब होता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक, नोट डाउन कर लो। अब इसमें ये कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अब बलदेव छठ पूर्वांचल में होगा, ब्रज पूर्वांचल में, बताओ कहाँ पे है? तो ये अलग क्वेश्चन। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम सर्विस सेक्टर। अगला क्वेश्चन, सबरी संकल्प अभियान, तो सबरी संकल्प अभियान किस लिए चलाया गया होगा? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसीलिए तो चलाया जाएगा ना। सबरी संकल्प अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसका कोई है नहीं। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ऑथर ऑफ संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा था? तो संस्कृत के 4 अध्याय बुक लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर ने। अब बाकियों के बारे में जरूरी नहीं कि कौन कौन सी बुक लिखी थी, क्योंकि मॉडर्न इंडिया के लेखक हैं तो इन्हें रट नहीं सकते हो आप, बात मेरी समझो। एलुवियल यूपी ब्लैक, एलुवियल यूपी ब्लैक महाराष्ट्र, डेजर्ट राजस्थान, रेड आंध्र प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑलमोस्ट इंटायर एरिया ऑफ प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड प्लेस्ड अंडर आगरा प्रेसिडेंसी। आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, उसके अंदर में 1834 में इसको डाल दिया गया था। इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा सा आप आगरा प्रेसिडेंसी पढ़ लेना। आज का पेपर यहीं पे आपका समाप्त होता है। थोड़ा सा वीडियो को देखो अगर कोई प्रॉब्लम लग रही, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं सही से हो पा रहा, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताओ। और देखो एक आध सिली मिस्टेक हो सकता है, मैं कुछ बोल और जाता हूँ, लिखता कुछ और हूँ। ये 1-1.5 घंटे ना विदाउट फैन विदाउट एसी जब आप इस गर्मी में वीडियो बनाते हो, चीज़ें करते हो, तो आपसे मिस्टेक्स होती हैं। पानी भी लेके नहीं बैठता हूँ मैं कि एक बार में कम से कम पेपर तो कंप्लीट हो जाए। और यूपीएससी वालों के लिए तो अभी मैं कुछ खास वैसा कर नहीं पा रहा हूँ, जो मेंस देने जा रहे हैं, तो अभी के लिए वो अपना कहीं और से देखें चीज़ों को। हाँ, जो भी वो बन पड़ेगा मैं करवाऊँगा। पहले आर का जो मैंने टारगेट किया है, मैं सोचता हूँ एक टारगेट लेके चलो कंप्लीट हो जाए वो। तो अभी के लिए यही टारगेट है। चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कौन सा वीडियो कब मिल रहा है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और ऐसे भी लिखोगे आप यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इस वीडियो ये पीडीएफ मिलेगी जो मैंने आपको दूसरी बना के रखी है, जिसमें इमेजेस वगैरह हैं सारी। ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए आप, और यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।